अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एफआर का क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना है। ना सिर्फ ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना है, बेसिकली इस क्वेश्चन के साथ साथ एफआर के अंदर जो चेंज आया है जो कि एप्लीकेबल है सितंबर 2022 से ऑनवर्ड्स, उसको भी आपके साथ एफआर में बेसिकली जो चेंज आया है जो कि सितंबर 2022 से ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है, उसको भी डिस्कस करना है। इसलिए लेक्चर एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, सितंबर 2022 से ऑनवर्ड्स अब एसीसी ये कहता है कि जी इट इज पॉसिबल कि पेरेंट के पास दो सब्सिडरीज हो, तो कैसे डील करना है ये क्वेश्चन आपको काफी हद तक आइडिया दे देगा। ऑफ कोर्स अगर पेरेंट के पास दो सब्सिडरीज हो तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का सवाल नहीं आ सकता, इसीलिए ये एक कैपलान की किट का सवाल है जो आपको एक आइडिया जरूर दे देगा अगर दो सब्सिडरीज हो तो क्या करना है। ठीक है जी, पढ़ते हैं। October X0, Zephyr acquired 75% equity shares of Shem, 80% equity shares of Jacko. The fair value of the consideration 3.5 million Shem में दी है जी इन्होंने, 4.5 million Jacko में। On 31st March X3 हमें बेसिकली इसमें बेटा करना क्या, prepare consolidated P&L of Zephyr Group for the year ended X3 के लिए हमें काम करना है। ओके, मिड ऑफ द ईयर क्या हो रहा है, Zephyr sold entire shareholding Shem में, इन्होंने एक सब्सिडी में इन्होंने एक सब्सिडी को इन्होंने बेच दिया। कितने में बेचा है, 6.2 मिलियन में। ओके, द समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द थ्री एंटिटीज ये बता रहा है। गुड हो गया, याद रखिएगा शेम को मिड ऑफ द ईयर हमने सेल कर दिया। ओके, पढ़ते हैं नाउ व्हाट इज हैपनिंग। October X0, the fair value of the net asset of Jacko were equal to their carrying amount, with the exception of an item of plant whose fair value exceeds its carrying amount by 400,000 at this date. Remaining life plant की 5 years थी, सारा डेप्रिसिएशन सीओजीएस में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 400,000 को 5 से डिवाइड करता हूं तो हर साल एक एडिशनल डेप्रिसिएशन आता है 80,000 का जो कि सीओजीएस में जाएगा। ड्यूरिंग द सितंबर X3 जैको सोल्ड गुड्स टू जिफर, सब्सिडी वाले जी पेरेंट को बेच रहे हैं 1.2 मिलियन एट अ मार्जिन ऑफ 30%। 300,000 ऑफ दीज गुड्स वर इन जिफर इन्वेंट्री। हम 300,000 का बेटा 30% लेंगे तो अनरियलाइज्ड स्टॉक आ जाएगा 90, जो कि सीओजीएस में ऐड हो जाता है, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का हमें पता है हमेशा रिमेनिंग स्टॉक में होता है। October X0, the fair value of Shem net asset was equal to their carrying amount जी। जिस दिन हमने शेम को एक्वायर किया जी उस दिन उसके नेट एसेट बराबर है, फेयर वैल्यू नेट एसेट कैरिंग अमाउंट के बराबर है। इसका मतलब है कि कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है शेम में। Zephyr values the non-controlling interest in subsidies as proportionate of the subsidies net asset, it means partial goodwill की बात हो रही है। October X2 Shem net assets had a value 5 million। अक्टूबर X2 को शेम के जो नेट एसेट है उनकी वैल्यू है 5 मिलियन। ओके, एंड गुडविल इन शेम्स हैड बीन इम्पेयर्ड बाय 200,000, और शेम में जो गुडविल में इम्पेयरमेंट लॉस आया है वो 200,000 का है। ठीक है जी, द गुडविल ऑफ जैको वाज डीम्ड टू बी अनइम्पेयर्ड, लेकिन जैको की जो गुडविल है उसमें बेसिकली वो कह रहा है भाई कोई भी क्या नहीं इम्पेयरमेंट लॉस नाम की चीज नहीं है। ठीक है जी, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। द डिस्पोजल ऑफ द शेम सेटिस्फाइज द कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू IFRS 5 non-current asset held for sale and discontinued operation. No entries have been made. जिस सब्सिडी को आप सेल कर रहे हैं शेम को, एग्जामिनर आपको कह रहा है कि यार वो बेसिकली IFRS 5 का डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का क्राइटेरिया मीट करता है। सिंस ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो बेटा आपको सिर्फ एक काम करना है, जब आप ग्रुप का P&L बनाएंगे तो शेम को आप कंसोलिडेट नहीं करेंगे, बल्कि इंस्टेड ऑफ लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन ऑफ शेम आप करेंगे क्या, शेम का जो भी 6 मंथ्स का प्रॉफिट या लॉस है वो ले लेंगे, और डिस्पोजल का जो गेन या लॉस है उसे ले लेंगे, और उसे सिंपली प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के नाम से शो करेंगे। यकीन माने मैं इस पे अभी आता हूँ करना क्या। अगर एक बच्चा करेगा क्या वो पेरेंट को ले, जैको को ले, सब्सिडी को, पूरा कंसोलिडेटेड P&L बना दे, बस जो आपके पास प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा लॉजिकली प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस, क्योंकि पेरेंट एंड जैको तो कंटिन्यूड है।
शेम को हमने बेच दिया है मिड ऑफ द ईयर, वो हो गया हमारे लिए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का इस साल का 6 मंथ्स का प्रॉफिट या लॉस वो बताना है, प्लस उसके डिस्पोजल के ऊपर जो गेन या लॉस आया है आपने सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बताना है, दैट्स इट। तो अब ये थोड़ा सा हमें क्लियर होना चाहिए कि कहानी क्या है और क्या नहीं। अब ये किस तरह से सारी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, क्या करेंगे, वन बाय वन कर लेते हैं। तो हमारे पास जी, अगर मैं ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करूं, बेटा शेम के अंदर अगर आप चेक करें तो पेरेंट की 75% होल्डिंग है, एनसीआई की होल्डिंग शेम में कितनी है, 25। जैको की बात करें, जैको के अंदर पेरेंट की 80% होल्डिंग है जैको में, तो एनसीआई की होल्डिंग कितनी है, 20%। ओके, मजीद अगर हम इसको देखते हैं, ये तो पता लग गया हमें कि जैफर की अगर हम बात करते हैं, पेरेंट की शेम में 75% होल्डिंग है, ऑब्वियसली एनसीआई की होल्डिंग कितनी होगी, 25%। जैको की अगर हम बात करते हैं तो बेटा वहां पे बेसिकली कहानी क्या है, हमारी 80% होल्डिंग है और एनसीआई की होल्डिंग 20, और साफ लिखा हुआ है कि जो जैको है, बेसिकली जैको जो है उसमें जो गुडविल है वो अनइम्पेयर्ड है। अगर गुडविल अनइम्पेयर्ड है जैको की, तो जो भी गुडविल एट एक्विजिशन आई थी वो एज इट इज मौजूद है, इसीलिए एग्जामिनर ने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आप जैको की क्या निकालें, गुडविल निकालें, क्योंकि पीएनएल का सवाल है, पीएनएल में गुडविल का रोल उसी वक्त आता है जब गुडविल इम्पेयर्ड होती है। तो जैको की गुडविल बेसिकली क्या नहीं हो रही, उसमें इम्पेयरमेंट की कोई वो बात नहीं करना। चेक कर लेते हैं जी, जैको की गुडविल में इम्पेयरमेंट की बात हो रही है कि नहीं। ये देखें, अक्टूबर एक्स शेम के नेट एसेट बता रहा है और गुडविल में जो इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है वो सिर्फ शेम में ही आ रहा है, जैको में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेटा आ जाइएगा, सबसे पहले हम वर्किंग वन कर लेते हैं। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट, गुडविल निकाल लेते हैं जी। शेम के अंदर चेक कर लेते हैं गुडविल क्या आ रही है, क्योंकि शेम में गुडविल निकालना बहुत जरूरी है। जैको की गुडविल की ना इंपॉर्टेंस है इस वक्त, क्योंकि उसमें कोई इम्पेयरमेंट लॉस ही नहीं आ रहा, इसलिए इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि हम बेसिकली जैको की गुडविल की तरफ जाएं। अब बिला वजह कैलकुलेट करने की या सोचने की जरूरत नहीं है। तो बेटा हम जरा बात कर लेते हैं शेम की। शेम की अगर मैं बात करूँ तो 3.5 मिलियन ये हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई, प्लस शेम के नेट एसेट इन्होंने दिए थे, ये देखिए शेम के नेट एसेट है 3.8 मिलियन, तो बड़े आराम से गुडविल आ जाएगी शेम में। ये ले वर्किंग वन क्या लेते हैं, वर्किंग वन में मैं आपको सिर्फ ग्रुप स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। पेरेंट 75% होल्डिंग इन शेम है जी, एनसीआई की होल्डिंग कितनी है, 25%। पेरेंट 80% होल्डिंग है जैको में, इन जैको ऑब्वियसली एनसीआई की होल्डिंग कितनी होगी, 20%। तो एनसीआई की होल्डिंग कितनी होगी, 20%। वर्किंग टू स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगी, क्योंकि नेट एसेट एट एक्विजिशन दे रखे हैं उन्होंने। तो गुडविल, गुडविल इन शेम कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेटा 3,500 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे एनसीआई। नेट एसेट 3,800 है, पार्शियल गुडविल मेथड है, इसका 25% है, यू विल गेट 950, लेस कर दें नेट एसेट एट एक्विजिशन 3,800, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। तो बेटा बस 650 की गुडविल एट एक्विजिशन आ जाएगी। लेस कर दें बेटा इम्पेयरमेंट लॉस,
आपके पास 450 की गुडविल आ जाती है एट डिस्पोजल। जिस दिन हम शेम को बेच रहे हैं उस वक्त हमारे पास 450 की गुडविल बची हुई है। गुडविल एट डिस्पोजल, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक सब्सिडी को सेल करेंगे तो उसके सारे नेट एसेट जाएंगे, तो हमें गुडविल एट डिस्पोजल चाहिए। आ गई हुई गुडविल एट डिस्पोजल। नाउ व्हाट, नाउ सवाल और क्या बेटा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक हमारे पास 90 है, उसको डायरेक्टली ले लेंगे। इंट्रा ग्रुप सेल है 1.2 मिलियन की, तो आए बेटा जरा ग्रुप का पीएनएल का फॉर्मेट भी बनाना शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बात कर लेते हैं जो वर्किंग्स आएंगे। जीफर ग्रुप, जीफर ग्रुप consolidated statement of profit and loss, consolidated statement of profit or loss for the year ended 30th September 2003। बेटा अब जो हम बेसिकली ग्रुप पीएनएल बना रहे हैं वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का बना रहे हैं। क्योंकि जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हैं, जिस सब्सिडी को आपने बेच दिया, लिखा हुआ भी है कि वो आईएफआरएस 5 में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का क्राइटेरिया को मीट करता है। उसके साथ करना क्या भी देख लेते हैं। कंटिन्यूड ऑपरेशन में दो लोग आ रहे हैं, पैरेंट और जैको, तो इनकी सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी। सिंपली करना क्या है बेटा? पेरेंट की का रेवेन्यू लेंगे, जैको का रेवेन्यू लेंगे, इंट्रा ग्रुप जो रेवेन्यू है 1200 का उसको माइनस कर देंगे। सीओजीएस की बात करेंगे, जीफर का सीओजीएस आ जाएगा, जैको का सीओजीएस आ जाएगा, इंट्रा ग्रुप 1200 माइनस हो जाएगा। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का जो डेप्रिसिएशन है 400 को 5 से डिवाइड करें, 80 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 90 का आ जाएगा। तो लेट्स सी। ऑफ कोर्स आई एम बिट क्विक, उसकी वजह ये है कि ये चीजें आप बहुत दफा कर चुके हैं, दैट इज इसमें अब हम टाइम नहीं लगाएंगे। ऑफ कोर्स watching this lecture means exams are really near। तो रेवेन्यू ले लेते हैं भाई। सिंपल पेरेंट जैको, इंट्रा ग्रुप को हम लेस कर देंगे, विल गेट 83,800। सीओजीएस कॉस्ट ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं बेटा, पेरेंट 34,000, जैको 8,800, इंट्रा ग्रुप सेल्स 1200 माइनस कर दूंगा, 80 का डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ जाएगी, प्लस 300 का 25%, 30% अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक आ जाएगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक आ जाता है, तो बेटा हमारे पास आएगा 41,770। You will get gross profit 42,030। अब बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों के एज इट इज ऐड कर देंगे, फाइनेंस कॉस्ट दोनों की, दोनों मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट एंड जैको। मतलब आप एक चीज देख सकते हैं कि एक एडिशनल सब्सिडी देके बाकी चीजों से बहुत ही आसान कर दिया आपके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट दे नहीं सकता ना, फिर तो एसबीआर का सवाल बन जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 18,000 plus 1,200, you will get 19,200। फाइनेंस कॉस्ट ले लेंगे जी एज इट इज 2,400 plus 600, 3,000। तो बड़ा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं तो कह रहा हूँ एज इट इज ही सवाल आ जाए, मजा आ जाए। 19,830। बड़ा इनकम टैक्स एक्सपेंसेस आ जाएंगे पेरेंट और जैको की।
इनकम टैक्स एक्सपेंस 4,800 प्लस 600 प्लस 800 जल्दी के चक्कर में हो जाता भाई। I'll get 5,600। आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ जाएगा। उसकी वजह है कि अभी तक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का तुमने कुछ किया ही नहीं। प्रॉफिट फॉर द ईयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, so I'm getting 14,230। गुड हो गया। अब बेटा जिस सब्सिडी को हमने बेचा है शेम को मिड ऑफ द ईयर, दो काम करने। एक तो उसका 6 मंथ्स का प्रॉफिट ले लेंगे, या लॉस है तो लॉस ले लेंगे, प्लस डिस्पोजल या गेन या लॉस निकालेंगे। मेरे नजदीक जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, वो बेसिकली जिस सब्सिडी को हम बेच रहे हैं और कंट्रोल लॉस्ट हो रहा है, तो उसका गेन या लॉस कैसे आएगा। और याद रखिएगा बेटा, जिस सब्सिडी को हम बेचते हैं और कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, तो गेन या लॉस डिस्पोजल का पीएनएल में आता है। इफ आई एम सेलिंग अ सब्सिडी और कंट्रोल लॉस्ट होता है, तो गेन या लॉस बेसिकली पीएनएल में आता है। अगर हम सब्सिडी का थोड़ा बहुत पोर्शन बेचें और कंट्रोल रिटेन रहे, गेन या लॉस बेसिकली फिर जो है हमारे पास फिर पीएनएल में नहीं आएगा। लेकिन इस तरह की चीजें माजरत के साथ वो एसबीआर में एग्जामिनेबल है, यहाँ एग्जामिनेबल नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर एक ही चीज एग्जामिनेबल है कि जी एंटायर सब्सिडी को हम बेच रहे हैं, तो आने वाला गेन या लॉस कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। दैट्स इट। ठीक है जी। तो कंट्रोल रिटेन रहना वो छोड़ दें, वो हमारा एरिया नहीं, वो एसबीआर का। अच्छा जी, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आ गया 14,230। अब अगर आप एक मिनट के लिए यहाँ चेक करें, हाँ चलेगा। ये पूरे साल का प्रॉफिट है शेम का, लेकिन हमने जो इसको मिड ऑफ द ईयर बेच दिया है, हमने इसको क्या कर दिया, मिड ऑफ द ईयर बेच दिया। इसका मतलब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट हमसे जो रिलेट करता है ओनली 6 मंथ्स रिलेट करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने मिड ऑफ द ईयर बेसिकली सब्सिडी को सेल कर दिया है, तो इसका जो प्रॉफिट हमसे रिलेट करता है, ग्रुप अकाउंट से रिलेट करता है, इट्स ओनली फॉर 6 मंथ्स। फिर अगली चीज, हमें बेसिकली गेन लॉस निकालना है, वो 31 मार्च X3 को निकालना है। एग्जामिनर आपको जो नेट एसेट दे रहा है वो 31 मार्च X3 के नहीं दे रहा। एग्जामिनर आपको नेट एसेट जो 5 मिलियन के दे रहा है, वो 1 अक्टूबर X2 के दे रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर आपको जो नेट एसेट दे रहा है बेटा 1 अक्टूबर के दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ, समझिएगा, 1 अक्टूबर X2 से यहां तक 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है। इट मीन्स हमें नेट एसेट एट डिस्पोजल चाहिए। वो नेट एसेट एट डिस्पोजल कैसे आएंगे, 1 अक्टूबर X2 के नेट एसेट में आपने सिर्फ 6 मंथ्स का प्रॉफिट आप ऐड कर दोगे। जैसे ही आप 6 मंथ्स का प्रॉफिट ऐड करेंगे, आपके पास नेट एसेट एट डिस्पोजल आ जाएंगे। और गुडविल एट डिस्पोजल आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। गुडविल एट डिस्पोजल आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। गुडविल एट डिस्पोजल आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आ जाए बेटा, इसकी एक वर्किंग दिखा देते हैं, यहीं पे देख लें, वर्किंग ज्यादा बेहतर। आई बिलीव वर्किंग 3, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। बेटा पहले आप ले लें डिस्पोजल प्रोसीड, आप बेच कितने में रहे, 6,200 में, क्योंकि 3 जीरो हम इग्नोर कर रहे हैं। लेस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। अब बेटा जो नेट एसेट की हम बात कर रहे हैं, प्लीज देखिएगा, 5,000 उसने 1 अक्टूबर X2 को दिए, प्लस 4,800 का 6 बाय, इसका मतलब ये हुआ, प्लीज लेट मी यूज अ कैलकुलेटर,
ये आ रहे 7,400. ओके, डिस्पोजल प्रोसीड में हम ऐड करेंगे एनसीआई एट डिस्पोजल. स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो नेट एसेट आए आपके पास 7,400, बेसिकली 7,400 का 25% एनसीआई से बिलोंग करता है. वाई? क्योंकि 75% होल्डिंग आपकी है मेरे भाई, 100% होल्डिंग आपकी नहीं. 1850 और लेस कर देंगे गुडविल एट डिस्पोजल. जाहिर सी बात है, जब मैंने एक सब्सिडी को हमने सेल कर दिया, उसका कंट्रोल लॉस्ट हो गया, तो गुडविल भी तो जाएगी. लेस कर दें गुडविल एट डिस्पोजल. तो बेटा हमारे पास प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ रहा है 200. बेटा हमारे पास प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ रहा है 200. ये लें जी, आए अपने ग्रुप पीएनएल की तरफ. प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हम यहाँ पे ले लेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड. प्रॉफिट फॉर द ईयर फ्रॉम discontinued operations. मेरा जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का हमारे पास प्रॉफिट है, एक तो 4,800 का 6/12 प्लस प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल वर्किंग 3, तो बेटा 2,600 आ जाएगा. तो यू विल गेट टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर. टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर बेटा ये आता है 16,830. अब ये जो हमारे पास प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर आया, जाहिर सी बात है सारे का सारा पैरेंट से बिलोंग नहीं करता. हमें एनसीआई, अच्छा एनसीआई को आप बेसिकली एनसीआई जो कैलकुलेट करेंगे वो जैको में भी का भी एनसीआई कैलकुलेट होगा और शेम का भी कैलकुलेट होगा. ऑफ कोर्स शेम में जो भी होगा 6 मंथ्स का ही होगा, कैसे भी देख लेते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल. प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट्स इक्विटी होल्डर. और एनसीआई ले लेंगे जी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. वर्किंग फॉर टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर. जाहिर सी बात है टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर तो 16,830 रहेगा. अब बेटा आपको एनसीआई कैलकुलेट करना है और एनसीआई बेसिकली हमें दोनों में ही शेयर देना पड़ेगा. वी हैव टू गिव शेयर टू एनसीआई इन शेम एज वेल एज इन जैको. अब शेम की अगर मैं बात करूं तो बेटा उसका पूरे साल का प्रॉफिट 4,800 है. उसको 6/12 करेंगे क्योंकि 6 मंथ थी सब्सिडी हमारे पास थी. उसका 25% एनसीआई को दे देंगे. वो जो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आया 200, वो तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पेरेंट से बिलोंग करता है, क्योंकि पेरेंट इज द वन हु हैज सोल्ड हिज होल्डिंग. तो उस 200 के अंदर एनसीआई का कोई शेयर नहीं है, बिकॉज सेल करने वाला कौन है? पेरेंट. तो 200 सारे का सारा बेसिकली पेरेंट्स ही बिलोंग करता है. तो एक वर्किंग दिखा देते हैं, यही कर लेते हैं भाई. पहले तो आप जैको पे बात कर लो ना. जैको का प्रॉफिट कितना? अबे कहाँ चले गए? समथिंग वेंट रॉन्ग. जैको 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 बेटा जैको का प्रॉफिट है 3,600. इसमें दो एडजस्टमेंट करनी है बस. एक एडिशनल एप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और अनअलाइज्ड प्रॉफिट. वर्किंग फॉर वी आर कैलकुलेटिंग नॉन कंट्रोलिंग
interest. Profit for their, बात हो रही है जैको की। बेटा 3600 इसमें से लेस कर दें एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अगर मैं 400 को 5 से डिवाइड करूंगा 80। अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करेंगे क्योंकि सेलर सब्सिडरी है, जैको है। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन ए स्टॉक 300 का 30% विच इज 90। तो बड़े मेरे पास आता है 3430। इस 3430 का अगर मैं 20% ले लूं, ये मेरे पास आता है 686। अब बेटा कुछ भी नहीं करना, अगर शेम की बात करेंगे तो शेम के 6 मंथ्स के प्रॉफिट में एनसीए को शेयर मिलेगा। शेयर इन शेम्स प्रॉफिट 4800 को पहले 6/12 करेंगे, एनसीए की होल्डिंग 25% है। तो बेटा 1286 आपके पास एनसीए आ जाता है। बेटा एनसीए की जो वैल्यू आती है दैट इज 1286। अगर एनसीए 1286 है, 16,830 में से आप 1286 को माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो इक्विटी और पेरेंट्स की इक्विटी होल्डर से बिलोंग करती है, दैट इज 15,544। तो बैलेंसिंग फिगर जो है, एक बैलेंसिंग फिगर जो है जो पेरेंट्स इक्विटी होल्डर से बिलोंग करती है, दैट इज 15,544। इसके अलावा बेटा IFRS 15 में एक चेंज है जो कि बहुत जरूरी है डिस्कस करना, वरना आपके कोई एक आधा MCQ गलत हो सकता है। IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर में बेसिकली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को लेके एक छोटा सा चेंज है। उस चेंज का बेसिकली डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अब वो बेसिकली ये कहते हैं कि यार आपने अगर गेन या लॉस निकालना है तो गेन या लॉस आप कैसे निकालेंगे, प्लस कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें बेसिकली एक चेंज आया। व्हाट इज दैट चेंज, उस पर बेसिकली बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल। देखिए आपने अब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एसेट या लायबिलिटी कैसे निकालनी है। आप बेटा उठा ले रेवेन्यू, रेवेन्यू हमारे पास कैसे आता है, हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से, इनपुट या आउटपुट मेथड जो भी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। रेवेन्यू कैसे आएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से, ये रेवेन्यू का अमाउंट आ गया। इस रेवेन्यू के अमाउंट में से आप लेस कर दें अमाउंट बिल्ड, अमाउंट बिल्ड जो आपने बिल किया। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, नेगेटिव आ रहा है तो ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ये ले, ये चेंज आ गया जी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करेंगे, रेवेन्यू आ जाएगा, उसमें से आपने लेस कर देना अमाउंट बिल। पॉजिटिव आंसर मिसाल के तौर पे आपने जो बिल किया है वो कम है तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट। लेट्स से अगर ये 1000 है, ये 800 है, अज्यूम कर लेते हैं, तो 200 का कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ जाएगा। और अगर आपका बिल ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आ जाएगी। तो बेटा जो प्रीवियस अप्रोच थी कॉन्ट्रैक्ट एसेट और लायबिलिटी को कैलकुलेट करने की, वो सितंबर 2022 तक तो चल गई थी, अब नहीं चलेगी। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इसी फॉर्मेट से निकालनी पड़ेगी। बेसिकली इन्होंने और उसको ज्यादा क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। मजीद इन्होंने बेसिकली क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, नथिंग एल्स। इसके अलावा एक और आप कह लें हल्का सा चेंज कह लें, या मेरे लिहाज से तो इतना खास कोई
चेंज नहीं है। अगर हमारे पास पेरेंट बेसिकली सेल करता है एसोसिएट को स्टॉक, पेरेंट सेल कर रहा है, लेट्स से इफ द पेरेंट इज द सेलर, ये ले लेते हैं ये सेलर, ये ऑफ कोर्स बायर, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, क्या एंट्री होगी? बट अगर पीएनएल की बात कर रहे हैं तो सीओजीएस डेबिट होगा, और अगर बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं तो आप रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अगर पेरेंट सेलर है तो आपने बेसिकली सीओजीएस को डेबिट करना है, अगर पीएनएल का सवाल है वगैरह यार आप सीओजीएस को डेबिट करो, और सब्सिडी अगर एसओएफपी का सवाल है तो रिटेन अर्निंग को आप डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट को बेसिकली आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। एसोसिएट अगर सेल करता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेलर है, ये बायर है। अब वो कह रहे हैं आप जब अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, वो कह रहे हैं आप शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट को डेबिट करो, और स्टॉक को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जी बेटा, अगर आप यहाँ चेक कर लें, अब डेफिनेटली जब मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट को डेबिट करूंगा तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का जब कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो फिर उस पर भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि आप शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। तो ये जो चेंजेस आई हैं थोड़ी सी एफआर में, उसको बेसिकली हमने यहाँ पे समराइज किए, तीनों चेंजेस समराइज कर दिए हैं जी। अगर एक से ज्यादा सब्सिडी होगी तो क्या होगा? हल्का सा आइडिया, अगर सिर्फ और सिर्फ मेनली जो थोड़ा चेंज नजर आ रहा है, अगर एसोसिएट पेरेंट को बेचता है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड स्टॉक के साथ क्या करेंगे? दैट्स इट। आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट को डेबिट करना है, स्टॉक को क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। तो ये बेटा आई फॉर ये मतलब जो चेंजेस थी हमारे पास एफआर को लेके, उसको हमने यहाँ पे बेसिकली कवर किया है। तो बेटा थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, आईएफआरएस 11 में कॉन्ट्रैक्ट एसेट या लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके फॉर्मेट में भी चेंज है। प्रीवियस फॉर्मेट सितंबर 22 तक तो एप्लीकेबल था, लेकिन मान लिया था उन्होंने, लेकिन अब उसके बाद से वो नहीं मानेंगे। तो बेहतर है कि अब आप इस नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि किट के अंदर कुछ सवाल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एसेट और लायबिलिटी के पुराने फॉर्मेट से भी सॉल्व हो जाए, तो वो अब मत कीजिएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है कॉन्ट्रैक्ट एसेट और लायबिलिटी का, मुझे नहीं लगता इसमें कोई इतना ज्यादा मसला है। स्टिल अगर आपको कोई मसला हो तो आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप ये लेक्चर हमारे यूट्यूब के चैनल पे देख रहे हैं तो आप वहां भी सवाल पूछ सकते हैं, और क्लास में देख रहे हैं तो क्लास में भी पूछ सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल। सो सिंपली जी कोशिश किए थोड़ा जल्दी से इसको कंप्लीट करें, चेंजेस को, ज़्यादा लंबी वीडियो ना। सो थैंक यू वेरी मच जी वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस लाइफ। अस्सलाम वालेकुम।